संजय जोशी के नाम पर आरएसएस अड़ा हुआ है और ये नाम इसीलिए आगे किया गया है जिससे नरेंद्र मोदी इनके साथ सीधे टकराव आरएसएस का हो। अगर संजय जोशी का नाम अगर नहीं आता, दूसरा कोई नाम आता, तो मुझे लगता नहीं था कि इतना टकराव हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इनको एक मैसेज देने की बात आरएसएस इस नाम से कर रहा है कि आपको संजय जोशी के साथ काम करना पड़ेगा, जो उनके घोर विरोधी रह चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यू नशा की खास बहस। मैं हूं महेश गुप्ता। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की उस कड़ी पर जहां बीजेपी और आरएसएस का समीकरण एक बार फिर चर्चा में है। सवाल उठ रहा है कि क्या संजय जोशी बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं या फिर वह संघ में कोई बड़ी कमांड संभालने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के अंदर का रणनीतिक संतुलन किस ओर झुकेगा। कहा जा रहा है कि संजय जोशी को लेकर मोदी, शाह और संघ, इन दोनों के बीच तनाव एक बार फिर उभर सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि क्या संघ संजय जोशी को आगे लाकर बीजेपी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है या फिर वह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की एक रणनीति है। आज की इस बहस में हम इन्हीं बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे सुभाष शिर्के जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते महेश जी। सुभाष जी, जब भी संघ से जुड़ी कोई बात होती है तो आपके से चर्चा किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। उसकी वजह भी आप जानते हैं कि आप बहुत करीब से संघ को जानते हैं। तो सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या संजय जोशी बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी में बहुत लंबे समय से जो अध्यक्ष पद का जो पद है वो उस पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। पुराने जो अध्यक्ष है उन्हीं को ही आगे खींचा जा रहा है। इसकी एक मेन वजह ये भी है कि जो हमारी गुजराती जो जोड़ी है, अमित शाह और मोदी जी की और संघ, इन दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। तो लेकिन सर, अब काफी समय हो चुका है, क्या संजय जोशी बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं या फिर संघ में कोई बड़ी कमांड लेने जा रहे हैं? देखिए, दो चीजें। एक तो संघ जो है वो चाहता है कि बीजेपी पार्टी जो है वो सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाने वाली पार्टी ना रहे। बीजेपी की एक स्वतंत्र उसकी भूमिका है, रही है अब तक, और विचारधारा के ऊपर चलने वाली ये पार्टी है और संघ उसका बेस रहा है। संघ से बीजेपी को ताकत मिलती है। संघ से जो स्वयंसेवक आते हैं वही बीजेपी में काम करते हैं और उसके चलते बीजेपी एक अनुशासन रखने वाली पार्टी मानी जाती थी अब तक। ठीक बात। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब और उनके जो साथी हैं अमित शाह, इन्होंने पार्टी की कमान हाथ में लेने के बाद जिस तरह से उन्होंने भर्तियां शुरू की है बीजेपी में, उसमें जो दागी लोग हैं बाकी पार्टियों के, उनको भी आसानी से उन्होंने बीजेपी में ले लिया। तो जो अंदर जो आरएसएस को मानने वाले लोग हैं और जो सही रास्ते पे, जिसको हम कहें कि नॉन करप्शन के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उनको सफोकेशन महसूस हो रहा है। और यही बात है कि वो आरएसएस तक ये सारी चीजें चली गई और उसके बाद आरएसएस ने एक तो माना कि नरेंद्र मोदी आज वो ऐसा सिक्का है जो हमेशा चलता आ रहा है और चुनाव उन्होंने 3 बार बीजेपी को जिता के दिया है। लेकिन इसके आगे क्या, ये सवाल जब आरएसएस के सामने आया तब आरएसएस ने मोदी और अमित शाह इनके आगे की सोच रखना शुरू की और इसके चलते उन्होंने कई मीटिंगें लेने के बाद उनके सामने एक ये आया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके चंगुल वाला कोई भी आदमी बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। और इसीलिए सीधे तौर पे संजय जोशी इनका नाम आया। जो संजय जोशी और नरेंद्र मोदी, इनके जो रिश्ते हैं वो सबको पता है। 2012 में नरेंद्र मोदी इनके कारण ही संजय जोशी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। तो नरेंद्र मोदी इनको एक तरह से टक्कर देने के लिए उनकी तोड़ का आदमी आरएसएस ने चुना है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है और ये टसल जो है उसके चलते पिछले 1.5 साल से बीजेपी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका चयन नहीं हो पाया। अब तक बीजेपी के नेता बोल रहे थे नहीं जी, वो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन जो है हमारे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन अब तक तो सारे ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस पूरे हो चुके हैं। वो पूरे होने के बाद भी 6 महीने हो गए। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कौन बैठेगा, इसके बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या संजय जोशी
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या फिर आरएसएस में कोई बड़ी कमांड लेवल पे वो पोस्ट पे चले जाएंगे। तो अब इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि आरएसएस अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मोदी कैंप का ना हो, और इसके लिए अभी रस्साकशी जारी है। इस रस्साकशी में कौन जीतेगा ये तय करना अभी तो मुश्किल है, लेकिन 17 सितंबर को मोदी साहब के 75 साल पूरे हो रहे हैं। उसके बाद इस सारे जो बातें हैं उसको और स्पीड पकड़ेगा ये सारी बातों। सुभाष जी, ये तो बिल्कुल तय है कि भले ही भागवत जी ने बात बोली हो कि जब 75 का आदमी साल हो जाती है तो उसको शाल पहनाई जाती है, उसका मायने होता है कि आप 75 के हो गए, बाजू हटो और दूसरे लोगों को काम करने दीजिए। भले ही उन्होंने ये बात बोली है, गडकरी जी के भी खुल के बयान आ रहे हैं जो कि सीधा सीधा जो है मोदी और अमित शाह के खिलाफ माने जाते हैं और पढ़े जाते हैं। लेकिन सर ये भी बिल्कुल क्लियर है कि जिस प्रकार से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया और आगे 10 साल का भविष्यवाणी अभी से कर दी कि उन्होंने उनको रोड मैप बता दिया, तो क्लियर है कि उन्होंने साफ जता दिया है, दिखा दिया है, बता दिया है अपने पार्टी के नेताओं को भी, अपने वर्कर को भी और देश को भी कि वो हाल फिलहाल तो सत्ता से छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। तो सर अगर वो बिल्कुल ये जो 75 साल वाला है जिसके हर कोई वेट कर रहा है कि 75 के होंगे, तो ये नरेंद्र मोदी जी क्या पीएम पद छोड़ेंगे या नहीं? तो सर उन्होंने तो कह दिया कि हम नहीं हटने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में सर आपको क्या लग रहा है कि आरएसएस क्या तैयारी करके चल रहा है, क्या सोच के चल रहा है, या क्या उसकी रणनीति रहेगी सर? देखिए, आरएसएस की रणनीति साफ है कि आरएसएस को अगले 15-20 साल की राजनीतिक जो भविष्य है बीजेपी का, उस पर चर्चा करनी है और उस पर नजर रखनी है, और इसके लिए आरएसएस तैयारी अभी से कर रहा है। इस 15-20 साल के पूरे परिप्रेक्ष्य में ये नरेंद्र मोदी फिट बैठते नजर नहीं आते, क्योंकि उनको उम्र का तकाजा है, और जब तक और 15 साल वो अगर यानी वो उनकी लंबी उम्र की हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या वो एक्टिव रहेंगे पॉलिटिकल फील्ड पे, ये सवाल उठ खड़ा हो जाता है। 80 तक तो मनमोहन सिंह साहब भी पद पर बने रहे थे, हमारे शरद पवार साहब भी अभी नॉट आउट बिल्कुल नहीं हो रहे, वो 84 के हो गए, लेकिन वो अभी भी काम कर रहे हैं, राजनीति अभी भी कर रहे हैं। तो राजनीतिक लोगों को जब तक वो पूरी तरह से उनका शरीर जो है वो काम करना बंद करे, तब तक वो राजनीति करते रहेंगे, ये तो तय है। लेकिन एक लीडरशिप देना, एक लीडरशिप रोल में काम करना, ये बड़ी बात होती है, और ऐसे में आरएसएस का ये कहना है कि 75 साल के बाद कोई भी आदमी जो है वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहना चाहिए, और यही नियम लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाकी सारे बड़े नेताओं को देके फिर उनको बाजू में किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी इनको भी ये एप्लीकेबल होगा? तो मोदी साहब इसके लिए तैयार नहीं है। मोदी साहब ने पूरी तरह से कहा है कि 2029 तक वो बने रहेंगे, और उनको अगर उनके प्रकृति ने साथ दे दिया, उनकी जो शारीरिक हालात है उन्होंने साथ दिए थे, तो और 5 साल भी वो करने के लिए तैयार है, बशर्ते चुनाव आयोग की मदद से वो और जीत जाए लोकसभा इलेक्शन। तो ये सारी चीजें जो है वो मान के चल रहे हैं कि वो बिल्कुल नॉन बायोलॉजिकल है, ये तो मान रहे हैं वो। अब तक उन्होंने 27 अवार्ड्स ले चुके हैं वो अलग अलग राष्ट्रों के, और वो उस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब सारे इतिहास के हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी खोज रहे हैं कि ऐसे कितने कंट्रीज हैं जिन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स देते हैं, और वो जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सरीखे नेताओं को नहीं मिला, लेकिन हमारे मोदी जी को मिला। ये एक दुनिया का 8वां आश्चर्य है। तो ये हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं कि बीजेपी किस तरफ जा रही है ये आरएसएस देख रहा है, और ये सारी चीजें जो है वो लॉन्ग रन में एक पार्टी की छवि को धूमिल करती है, पार्टी की छवि को वो खतरनाक या खराब साबित करती है। तो ऐसे में आरएसएस नहीं चाहती कि बीजेपी उस दिशा में चली जाए जो पूरी तरह से एक व्यक्ति के ऊपर आधारित हो। आरएसएस हमेशा विचारधारा की पार्टी मानने वाली है। आरएसएस के जो सरसंघ चालक है, हालांकि वो जब तक जिंदा है तब तक वो सरसंघ चालक होते हैं, लेकिन कई ऐसे संघ चालक है, किसी सुदर्शन जी का नाम हम इसमें ले सकते हैं, कि उनको प्रकृति के कारण, उनको हालात, शारीरिक हालात के कारण उनको हटाया गया था।
तो ये सारा उदाहरण आरएसएस के पास है। आरएसएस विचारधारा मानने वाला संगठन है और वो किसी आदमी को महत्व नहीं देता, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि मोदी साहब ही ऐसे कि जिन्होंने एक पूरा कुनबा तैयार किया है इस सिस्टम ठीक का, बात है। जिसके तहत ठीक वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो इसलिए मोदी साहब को बिल्कुल दरकिनार करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। सर यही बात है कि जो है मोदी और ये जो अमित शाह हैं, इनको लगता है कि भाई आरएसएस के बिना भी हम चल सकते हैं, आरएसएस सब कुछ नहीं है, मोदी जी सब कुछ है। और यही वजह है कि नड्डा जी ने भी कह दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, चाहे उन्होंने दबाव में बोला, चाहे उत्तेजना में बोला या किसी भी माहौल में बोला, लेकिन ये उन्होंने भी इस बात को मान के चला कि ये चुनाव हो रहा है, चुनाव तो हम मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। वो अलग बात है कि चुनाव के परिणाम उनको बहुत ज्यादा सार्थक नहीं रहे तो मुंह उनको फिर बंद करना पड़ गया। तो सर सवाल अब ये है कि सर आरएसएस और बीजेपी के बीच जो है जोशी का नाम को लेकर टकराव कितना गंभीर हो सकता है, क्योंकि आरएसएस तो ये भी चाहती है कि 75 साल की उम्र में मोदी जी हटें। एक तो दबाव ये है आरएसएस का, दूसरा तो ये तो है ही कि संजय जोशी को ही वो चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने भाजपा का। यही वजह है कि नए अध्यक्ष की घोषणा अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। तो सर क्या संघ जो है उन्हें सक्रिय करने के लिए अपनी पकड़ और मजबूत करने वाला है, या संजय जोशी जो हैं उनके नाम को लेकर संघ जो है बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ेगा और टकराव जो है नरेंद्र मोदी अमित शाह इनकी जोड़ी को लेकर संघ के बीच में टकराव काफी गंभीर हो जाएगा? आपको क्या लगता है सर? क्योंकि इनके जो रिजल्ट आने काफी करीब समय काफी करीब आता जा रहा है सर। मुझे जो दिख रहा है कि और जो लोग यानी आरएसएस के लोगों से जो बात मैंने की, उसमें ये लग रहा है कि संजय जोशी के नाम पर आरएसएस अड़ा हुआ है, और ये नाम इसीलिए आगे किया गया है जिससे नरेंद्र मोदी इनके साथ सीधे टकराव आरएसएस का हो। अगर संजय जोशी का नाम अगर नहीं आता, दूसरा कोई नाम आता, तो मुझे लगता नहीं था कि इतना टकराव हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इनको एक मैसेज देने की बात आरएसएस इस नाम से कर रहा है कि आपको संजय जोशी के साथ काम करना पड़ेगा, जो उनके घोर विरोधी रह चुके हैं। तो सवाल ये आता है कि एक तो आरएसएस की बात माने या फिर गद्दी छोड़े। ये दो ही सवाल, या फिर तीसरा ये है कि आरएसएस को दरकिनार करके मोदी साहब अपना रास्ता चुने। ये तीन ही रास्ते नरेंद्र मोदी इनके सामने हैं। तो फिलहाल तो नरेंद्र मोदी साहब ने तीसरा रास्ता चुना है कि वो आरएसएस को दरकिनार करके अपना रास्ता चला रहे हैं। लेकिन बाकी जो चीजें हैं कि आरएसएस लगातार दबाव बनाए हुए हैं। संजय जोशी शांति से काम कर रहे हैं, वो अलग-अलग लोगों को संपर्क कर रहे हैं। जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं उनके साथ, उन्होंने जिसके साथ संपर्क किया उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अंत में हमारे जैसा भी हमारे हित में ही फैसला होगा, ऐसा उनको विश्वास है अभी भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो टकराव है वो आगे और बढ़ेगा। 17 सितंबर के बाद ये सिचुएशन और टकराव जो है सिचुएशन की वो ज्यादा बढ़ेगी। अब इसमें कौन कितना किसकी बलि जाती है ये देखना होगा। उसमें ये भी हो सकता है कि मोदी साहब जो है वो आरएसएस को बिल्कुल दरकिनार कर दे, या फिर आरएसएस के साथ वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके जोशी साहब के अलावा दूसरे किसी नाम पे राजी हो जाए। ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फैसला नरेंद्र मोदी और आरएसएस इन दोनों में 17 सितंबर के बाद क्या होता है वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सर क्या संघ वास्तव में पार्टी के नेतृत्व में हस्तक्षेप करने वाला है, या केवल एक मानसिक दबाव बनाता है कि उनको संघ को लगता है कि हाँ नहीं? ये तो बात सर बिल्कुल सच भी है कि नरेंद्र मोदी एक बड़ी फिगर है, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट डले हैं। जिस प्रकार से गुजरात में दंगे हुए थे और जो उन्होंने अपने एक अपनी क्या बोलते हैं व्यक्तित्व बाहर निकाल के लाए कि एक हिंदूवादी नेता की तरीके से लाए, उसका उनको बेनिफिट भी मिला। गुजरात में सत्ता संभाली, फिर देश के अंदर भी हम देखें केंद्र में भी 3-3 बार सत्ता संभालने से हिंदूवादी नेता के नाम पे चल रहा है, कोई काम या विकास के नाम पे नहीं चल रहा है सर। और पूरा देश जो है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान उसी पे ही चर्चा कर रहा है, चाहे वो इसके हक में है इस चर्चा के, चाहे इसके हक में नहीं है, लेकिन सबको इस बात पर चर्चा करनी पड़ रही है। जो इसको पसंद करते हैं वो भी इस पर चर्चा करते हैं, जो इसको पसंद नहीं करते उनकी भी मजबूरी है कि इस पर चर्चा करें। क्यों? क्योंकि वो चर्चा करना एक बहुत जरूरी है कि ये जो एक हिंदू मुसलमान देश में चल रहा है ये कहीं से भी किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी लाभकारी हितकारी नहीं है। कोई विकास की बात नहीं होती है, कोई रोजगार की बात नहीं होती है, कहीं कोई जीडीपी की बात नहीं होती है। का विदेश नीति देखें तो उसका तो बिल्कुल ही भट्टा बैठा हुआ है। सिंदूर बाजू में चढ़ता है, उनके खून के अंदर सिंदूर चलता है। कभी बोलते हैं हम गुजराती, हमारे खून के अंदर कॉमर्स चलता है। और जहां भी जाते हैं
उसी भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं मोदी जी। तो सर लेकिन ओवरऑल अब जो है जिस प्रकार से संघ ये चाहता है कि 75 साल की उम्र में मोदी जी के अब नमस्ते हो जाए, क्योंकि मार्गदर्शन मंडल की घोषणा अमित शाह ने की थी कि जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह, तो उन्होंने ही प्रेस रिलीज जारी की थी कि मार्गदर्शन मंडल बनेगा, और कई नेताओं को सीनियर को उन्होंने साइडलाइन कर दिया था। वो अलग बात है कि अब यही चीज गले पड़ रही है, लेकिन मोदी जी तो यहाँ से हटने वाले है नहीं। तो सर संघ जो है जिस प्रकार से संजय जोशी के नाम को लेकर अड़ा हुआ है, तो क्या सर वो सिर्फ संजय जोशी तक सीमित है, या वो ये भी चाहते हैं कि हम जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन पर दबाव बना के रखें, और भाजपा में भी अपनी एक जो मजबूती थी जो इनको इनके नेताओं ने इन लोगों ने कमजोर करने की कोशिश की है, उसको फिर दोबारा से मजबूत करें? तो सर ये एक रणनीति है, या सिर्फ एक इन दोनों नेताओं पर, गुजरात की जो नेता हैं उन पर दबाव बनाने की एक मानसिकता है सर? देखिए, आरएसएस का जो संगठन है, मैं जैसे मैंने बताया कि विचारधारा का संगठन है, और इसको आगे अगर लेके जाना है इस विचारधारा को, तो बीजेपी उनके लिए एक साधन है। और बीजेपी अगर साधन है तो इसका मतलब है कि बीजेपी की प्रगति जो है वो निश्चित रूप से हो, ये आरएसएस चाहेगा। मान लीजिए कि मोदी साहब और अमित शाह अगर पर्दे से हट जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि मोदी साहब ने और किसी को कुछ रखा नहीं है वहाँ पे, हाँ, जो बिल्कुल सही उनकी बात। जगह ले, या फिर उनके नाम पे कोई लोग वोट दे। ऐसे सिचुएशन में किसी को रखा नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है वो आरएसएस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मोदी साहब जब तक रहेंगे तब तक वो सेकंड लीडरशिप पनपने नहीं देंगे, ये तो तय है। ऐसे कोई कद्दावर नेता को वो आगे नहीं आने देंगे कि वो बीजेपी की आगे कमान संभाले, मोदी साहब के बाद संभाले। इसका कोई सिचुएशन मोदी साहब क्रिएट करने नहीं देंगे। तो यही चिंता आरएसएस को है, और इसीलिए मोदी इनको इनके आगे देखने की कोशिश आरएसएस कर रहा है, और उसमें उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इनको अगर हमने आज नहीं रोका, संजय जोशी एक उसमें जरिया हो सकते हैं, लेकिन संजय जोशी एक टूल के हिसाब से अब आरएसएस उसको यूज कर रहा है, क्योंकि मोदी साहब और संजय जोशी इनमें अगर टकराव हो जाता है तो आरएसएस तो पीछे रहेगी, वो सिर्फ तमाशा देखते रहेगी। और मोदी साहब की ज्यादातर ताकत जो है वो संजय जोशी को के साथ लड़ने में खर्च हो जाएगी। तो ये आरएसएस जानती है, इसलिए मोदी साहब जो है वो बिल्कुल संजय जोशी के नाम के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आरएसएस को तो मोदी साहब के आगे की सोचनी है, और इसीलिए वो सारी जो चीजें हैं वो कर रही है, वो प्रेशर बना रही है। उसमें संजय जोशी का बतौर एक हथियार इस्तेमाल जरूर हो सकता है, लेकिन सवाल ये आता है कि जोशी साहब भी उतने ही यानी वो सब 75 के नहीं रहेंगे, लेकिन एक 5-10 साल वो यहाँ वहाँ रहेंगे। 60s के तो आगे तो चले गए हैं वो। तो वो कितने साल तक राजनीति करेंगे, इस पर भी सवाल है। तो ऐसे में आरएसएस कई सारी बातों पे विचार कर रहा है। एक तो तय है कि नरेंद्र मोदी साहब अगर प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं तो वो अमित शाह के अलावा और किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। ना हमारे देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे, ना योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो सारे कांड किए हुए हैं उसको संभालने के लिए सिर्फ एक आदमी मजबूत है, और वो है अमित शाह। तो जिस तरह से उन्होंने सिस्टम की जो खामियां हैं उसका उपयोग करके 3 बार सत्ता हासिल की है, और सिस्टम को जिस तरह से उन्होंने अपने हाथ में लिया है, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का उपयोग करके, तो ये सारी चीजें जो है वो बखूबी से अमित शाह के जरिए उन्होंने किया है, और अमित शाह को ये सारी रणनीति जो है पता है। इसलिए मोदी साहब चाहेंगे कि अमित शाह ही बने। तो अमित शाह अगर बन जाते हैं तो वही बीजेपी का हश्र होगा जो अभी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो रहा है, और ये आरएसएस नहीं चाहती। लेकिन सवाल ये कि अमित शाह को टक्कर कौन देगा सर? जी सर अगर हम बात करते हैं कि आम पब्लिक की, आम जनता की, तो आप जनता ये मान के चलते हैं कि आरएसएस और भाजपा एक है, ठीक है जी। और उनको तो मैक्सिमम लोगों का भी यही है कि जो आरएसएस है वही राज्यों के मुख्यमंत्री तय करता है, कि जो मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं दूर दूर तक किसी का नाम नहीं होता, एकदम से नाम आता है और वो बन जाता है। तो सब मानते हैं कि आरएसएस वाले से लोग हैं, वो जो बेशक से विधायक बने, लेकिन वो आरएसएस के खास है और आरएसएस ने बनवाया। तो सब जब जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी एक ही है। सर जनता के सामने जब हम ये चर्चा करते हैं कि आरएसएस
संजय जोशी को इसका अध्यक्ष बनवाना चाहती है पार्टी का, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं बनने देना चाहते हैं। सर, इसकी क्या वजह है जो हम जनता को बता सके कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या परहेज है, क्या नुकसान है, क्या उनको दिक्कत आती है, क्या दिक्कत दिख रही है संजय जोशी के नाम पे? सर देखिए, संजय जोशी ये वो शख्स है जो नरेंद्र मोदी के साथ उनकी घनघोर लड़ाई गुजरात की भूमि पर हुई है, और तब मोदी साहब चीफ मिनिस्टर भी नहीं बने हुए थे। हाँ, लेकिन संजय जोशी पार्टी के महासचिव बने थे और नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष बने थे जी, तो 2012 में। एक सीढ़ी निकल के आई। एक महिला ने आरोप किया था संजय जोशी के ऊपर यौन प्रताड़ना का, और उस सीढ़ी को इतना उछाला गया बीजेपी में और आरएसएस में, और संजय जोशी के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो इस्तीफा दें। तो संजय जोशी जिस तरह से अपमान करा के उनको हटाया गया, वो भूले नहीं है अभी तक, और वो अपमान का बदला लेने की जो बीजेपी के पद से इस्तीफा देना पड़ा था संजय जोशी को, अब किसका करा धरा ये भी सब लोग जानते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये ना कि सर, संजय जोशी तो मन में कुंठा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इन जो अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इनको ऐसी क्या परेशानी दिखती कि अगर संजय जोशी आ गए तो इनका कितना हित हो जाएगा? देखिए, संजय जोशी अगर आते हैं तो सबसे नुकसान मोदी साहब का इसलिए होगा क्योंकि मोदी साहब की सारी रणनीति जो है, मोदी साहब की सारी चालें जो है, वो बखूबी तरीके से संजय जोशी जानते हैं। मोदी साहब के साथ उन्होंने काम किया है, उनके विरोध में भी काम किया है, तो मोदी साहब किस हद तक जाते हैं ये सब उनको पता है। वो कैसे हथकंडे अपनाते हैं ये सब उनको पता है। तो उनको नरेंद्र मोदी इनको जवाब देने की ताकत रखने वाले संजय जोशी है, ये सबको पता है। तो ऐसे में मोदी साहब जैसा एक आदमी जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहता है, यानी वो खुद डिक्टेटर लेवल पे आदमी गया हुआ है, वो नहीं चाहेगा कि उसको आह्वान देने वाला, उसको टक्कर देने वाला कोई आदमी पनप जाए, कोई आदमी खड़ा हो जाए उसके खिलाफ। तो उसके पर काटने की वो जरूर कोशिश करेगा, और यही हो रहा है कि संजय जोशी को विरोध करने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार अपने जो विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, जबकि उनका कोई ऐसा कोई महत्व नहीं है कि जिसके चलते बीजेपी को वोट मिल रहे हैं या कुछ बीजेपी का फायदा हो रहा है। तो वो उनका जो ये है हड़बड़ी है, वो इसमें दिखती है कि संजय जोशी को विरोध करने के लिए वो कितने उत्सुक है। ऐसे में संजय जोशी का नाम आरएसएस इसलिए आगे कर रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी इनके ऊपर एक प्रेशर बना के रखे, और मोदी साहब जो बीजेपी की प्रगति में रोड़े डाले हुए हैं उसके लिए वो थोड़ी सी छूट बीजेपी पार्टियों को दे, सेकंड लीडरशिप जो है उसको पनपने दे। अगर सेकंड लीडरशिप पनपने मोदी साहब नहीं देंगे, जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनकी लीडरशिप पनपने दी थी बीजेपी ने और आरएसएस ने, अगर नहीं होता तो मोदी साहब यहाँ तक इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। लेकिन मोदी साहब किसी को और दूसरे को आने भी नहीं दे रहे। आज की तारीख में कोई जो जिस तरह से वो सरकारी अफसरों को मंत्री बना के बैठे हुए हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर्स को बड़े ओहदे पे उन्होंने नहीं रखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो किसी को आगे आने नहीं दे रहे। और ये आरएसएस को कतई पसंद नहीं है कि इस तरह का सिचुएशन बीजेपी में हो, और बीजेपी की जो प्रगति है, बीजेपी का जो डेवलपमेंट है सेकंड लाइन लीडरशिप का, वो रुक जाए, और इससे आगे मोदी और अमित शाह पर्दे से हट जाते हैं तो उसके बाद बीजेपी का कमान संभालने वाला कोई मजबूत लीडर अगर नहीं रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या बाकी कोई पार्टी जो होगी उस वक्त की मजबूत पार्टी, उसको बीजेपी रोक पाएगी। तो ये सिचुएशन में सारे आरएसएस जो है वो विचार कर रही है, और यही कारण है कि बीजेपी और आरएसएस में, मोदी और आरएसएस में टकराव इस पर बना हुआ है। संजय जी, सॉरी सुभाष जी, अगर संजय जोशी आरएसएस में कोई बड़ी कमांड लेते हैं, अगर वो भाजपा के जो है अध्यक्ष नहीं बनते या नहीं बन पाते, लेकिन अगर संजय जोशी आरएसएस में कोई बड़ी कमांड लेते हैं तो क्या बीजेपी में मोदी शाह की स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या यह मोदी शाह और संघ के बीच जो सत्ता का संघर्ष है उसको और बढ़ा देगा? देखिए, इससे जाहिर है कि वो अगर
आरएसएस में नंबर 2 नंबर 3 अगर वो बन जाते हैं ऑफिशियल रूप में, क्योंकि अभी वो ऑफिशियल रूप में कहीं नहीं है, ऑफिशियल रूप में बन जाते हैं और उनको बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन करने की का जिम्मा दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये टकराव की सिचुएशन और बढ़ेगी और ऐसे में मोदी साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये आरएसएस को पता है। तो इसलिए संजय जोशी को अभी तक ऑफिशियल जो पोस्ट है आरएसएस में वो भी नहीं दिया गया। यानी आरएसएस अभी भी देख रही है कि संतुलन बना के की कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि इस पूरे मामले में बातचीत से हल निकल के आ जाए और ये चीजें आगे रहेगी। लेकिन एक जरूर है कि 17 सितंबर के बाद मोदी साहब पे प्रेशर बनाने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा और तेज हो जाएगी। सर, अभी जैसे हम चर्चा करें उसी से ही जुड़ा सवाल है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि मामला तो फंसा हुआ है सर। और ये इसमें बाद में कोई दो राय नहीं कि वाकई में नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि संजय जोशी जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आए, तो उस कुर्सी पर बैठे। और इधर से जो है आरएसएस भी चाह रहा है, पूरी जोर लगाया हुआ है कि हाँ नहीं, संजय जोशी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और यहाँ तक भी अब चर्चा आ रही है कि अगर कहीं अध्यक्ष पद में कोई दिक्कत आई तो आरएसएस में बड़ी कमांड दे दी जाएगी। बड़ी कमांड मिलती है तो फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी कि आरएसएस के बिना भाजपा का भी जो है अस्तित्व सर फिर कुछ रह नहीं जाता है, जो सच्चाई है। क्योंकि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो आरएसएस के ही हैं। और जैसे ही आपने पहले भी कहा था कि आरएसएस की वजह से ही एक ये जो है अनुशासित पार्टी मानी जाती है, जो कि सच्चाई भी है। तो सर इन दोनों के बीच में, आरएसएस और भाजपा के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कुछ हो सकता है? मामला तो उनका फंसा हुआ है सर। बात सिर्फ हम संतुलन की करते हैं सर। ठीक है, संतुलन तभी बनेगा जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका डोमिनेंस जो बीजेपी पे है वो खत्म होगा। वो डोमिनेंस अगर खत्म नहीं होता तो संतुलन बनने का कोई सिचुएशन ही नहीं है। और ये संतुलन तभी बनेगा जब बीजेपी की तरफ से जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पद पर आरएसएस का आदमी चला जाता है बीजेपी पे, वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक वो वही आरएसएस के कार्यकर्ता उसमें संगठन सचिव के रूप में काम करते हैं। आज की तारीख में वो महज एक म्यूट स्पेक्टेटर जिसको कहते हैं, वो मूक दर्शक बन के रह गया, क्योंकि सारी जो सिस्टम है वो मोदी और शाह इन्होंने हाईजैक की है। वो जो कहते हैं वही अंतिम सत्य होता है, उसमें बाकी और कोई आदमी जो है वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। उनके पास जो सिस्टम है खुफिया एजेंसी की तरफ से भी है, प्राइवेट एजेंसीज की तरफ से भी है, वो अपना अपना इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। उनको आरएसएस के कार्यकर्ताओं की जो जमीन से जुड़े हुए हैं लोगों में जाते हैं, उनके फीडबैक की आजकल जरूरत नहीं है। तो आरएसएस का जो सिस्टम है वो रिडेंडेंट किया है आज की तारीख में मोदी और शाह इन लोगों ने। तो आरएसएस के कार्यकर्ता खुद को महसूस कर रहे हैं कि वो बीजेपी में है, आरएसएस के लिए भी लोगों में काम कर रहे हैं बीजेपी की छवि और बढ़ाने के लिए, लेकिन आज की तारीख में उनकी कोई सुन नहीं रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो हाशिए पे है और वहां पे एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो कभी बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे, आज उनके कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर उनकी ताकत पहुंच गई है। उनको ज्यादा सत्ता में फल मिल रहा है, उनको ज्यादा सत्ता में ताकत मिल रही है। तो ये सिचुएशन जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके कारण ही आई हुई है और इसके लिए कोई संतुलन आज की तारीख में नहीं है। लेकिन ये संतुलन बनाने का काम आरएसएस करना चाहता है, मोहन भागवत करना चाहते हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि डोमिनेंस जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनका वो कम हो जाए। और वो कम करने के लिए जैसे शोले का डायलॉग है कि लोहा लोहे को काटता है, तो इसलिए मोदी साहब के खिलाफ वो संजय जोशी को लाना चाहते हैं, जिसके लिए मोदी साहब अभी तैयार नहीं है। सुभाष जी, ये तो सब जानते हैं और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमने सब जगह पढ़ा है सर कि जो चीज सख्त होती है वो टूट जाती है और जो लचीला होता है, झुकता है, वो फिर सीधा खड़ा हो जाता है। तो सर ये बात साफ है कि जिस प्रकार से माहौल चल रहा है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह अड़े हुए हैं, तो उससे इनको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और उसका नुकसान जो है पार्टी को भी होगा, क्योंकि भाजपा के बिना आरएसएस का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि सर सत्ता से तो लोगों को जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई भी कहे कि हम कितने अनुशासित क्यों नहीं, लेकिन सत्ता की वजह से उन्हें लाभ तो मिलते ही हैं। और ऐसा ही आरएसएस के बिना भाजपा के भी अस्तित्व नहीं है। तो सर इन दोनों के बीच में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, जो बिल्कुल अड़के खड़े हुए हैं,
तो सर इससे तो नुकसान ही होगा, और अभी ये मामला चलता रहेगा। फिर बहुत जल्दी हम दोबारा से आपसे इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई 10-5 दिन के अंदर ये मामला अभी सुलझ जाए। अभी तो मामला इसी पे उलझेगा कि जब क्या नरेंद्र मोदी पीएम की पद छोड़कर मार्गदर्शन मंडल अपनाते हैं या नहीं अपनाते, और जब नहीं अपनाएंगे तो फिर एकदम से मामला गर्म हो जाएगा और आरएसएस को भी काफी कुछ कहने सुनने का या कुछ करने का एक मौका और मिलेगा। इंतजार करते हैं और आपसे बहुत जल्दी फिर दोबारा से इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।